हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर की दूसरी हेडिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एंथर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आपको हमने एक यंग एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। एक यंग एंथर में आपने देखा था कि इसके कई लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर वाले लेयर को एंडोथीशियम कहते हैं, फिर उसके अंदर वाले लेयर को मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक, उसके अंदर लेयर को टेपिटम कहते हैं। ठीक, टेपिटम जो है चारों तरफ से स्पोरोजिनस टिश्यू को घेरा रहता है। टेपिटम जो है चारों तरफ से स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर किए रहता है। ठीक है, टेपिटम के बाद जो लेयर होता है उसे मिडिल लेयर कहते हैं, उसके बाद वाले लेयर को एंडोथीसियम कहते हैं, और सबसे बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक, फिर आपने इसके जूम फिगर की बात की थी, तो अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम के इनलार्ज व्यू देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम के इनलार्ज व्यू में आपने देखा था कि सबसे बाहरी लेयर इसका एपिडर्मिस है, उसके बाद जो है आपका एंडोथीशियम है, फिर आपका मिडिल लेयर के बाद आपका अंतिम का लेयर आता है जिसे टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम में आप माइक्रोस्पोर मदर सेल को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं और साइटोप्लाज्म भरा रहता है टेपिटम में, जो कि डेवलप हो रहे हैं पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक, फिर आपने एक मैच्योर एंथर का फिगर देखा था, इसके बारे में आपने स्टडी की थी। ठीक है, कि यह मैच्योर एंथर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड प्राप्त करके टेपिटम से और पॉलन ग्रेन में डेवलप हुआ है, और यह पॉलन ग्रेन जो है एंथर के फटने से पॉलन ग्रेन जो है रिलीज होते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में पॉलन ग्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलन ग्रेन द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन होता क्या है, तो यह एक मेल गैमेटोफाइट होता है। तो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट if you touch the opened anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of alveolus powdery pollen grain on your finger। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप एक हिबिस्कस फ्लावर के खुले हुए फ्लावर को एंथर को टच करते हैं, या फिर हिबिस्कस के अलावा दूसरे फ्लावर के एंथर को आप टच करेंगे, तो आपके फिंगर पे, ठीक है, फिंगर पे एल्विस पाउडर चिपक जाएंगे। ठीक है, अगर आप हिबिस्कस फ्लावर के एंथर को या फिर दूसरे फ्लावर के एंथर को आप अपने फिंगर से टच करेंगे, तो आपके फिंगर पे पीले पीले कलर के एल्विस कलर के पाउडर जो हैं चिपक जाएंगे। ठीक है, यही पाउडर्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of alveolus powdery pollen grain on your finger। ठीक है, तो आपके फिंगर पे एल्विस pollen grain जो है चिपके हुए दिखाई देंगे। अब इसे क्या करना है, जो आपके फिंगर पे चिपका हुआ है, अब इसको स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड। ठीक है, तो एक ग्लास स्लाइड लीजिए, ग्लास स्लाइड पे, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर, कुछ वाटर की बूंदें डालिए और अपने फिंगर को उस पर स्प्रिंकल कीजिए, छिड़किए, ताकि जो एल्विस पाउडरी आपके फिंगर पे चिपका हुआ है वह वाटर में आ जाए, वाटर के टच पे आ जाए। ठीक, तो स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड। ठीक है, तो एक ग्लास स्लाइड लीजिए जिसपे कुछ बूंद वाटर का डालिए और अपने फिंगर को स्प्रिंकल कीजिए, छिड़किए, ताकि जो है एल्विस पाउडरी पॉलन ग्रेन जो है उस पर पहुंच जाए। अब इसको आपको ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, इसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगाना है और फिर जो है आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है। ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक, you will really be amazed
एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, आप उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अलग अलग तरह की शेप साइज के पॉलन ग्रेन आपको दिखाई देंगे। उसके आर्किटेक्चर को, बनावट को, जो वेराइटी हैं उनको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यू विल रियली बी अमेज एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो अलग अलग स्पीसीज के अगर पॉलन ग्रेन को आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अमेज हो जाएंगे कि उनकी साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन जो हैं अलग अलग होती हैं, जैसा कि फिगर 1.4 में दिखाया गया है। इस फिगर में आप देख रहे हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए फ्यू पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ को दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ पॉलन ग्रेन कैसे दिखते हैं, यहाँ पे उनके फिगर देख सकते हैं। यह डिफरेंट शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन के दिख रहे हैं, ठीक है। इस वैरायटी को देख के कोई भी अमेज हो सकता है, आश्चर्यचकित हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वे साधारणतः जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पॉलन ग्रेन की जो डायमीटर है वह लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। पॉलन ग्रेन की डायमीटर कितनी होती है तो 25 to 50 माइक्रोमीटर की होती है। और इसकी शेप आप देख रहे हैं जनरली स्फेरिकल। पॉलन ग्रेन की शेप जनरली कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो पॉलन ग्रेन सामान्यतः गोलाकार होते हैं, गोली होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और जिनका डायमीटर जो होता है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, ठीक है। इसमें जो है सुस्पष्ट, प्रोमिनेंट रूप से, ठीक है, 2 लेयर वॉल होती है। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। तो पॉलन ग्रेन के पास कितने वाल होते हैं, तो पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर वॉल हैं, ठीक। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, ठीक है। जो बाहर का लेयर है वह काफ़ी हार्ड होता है, जिसे एक्साइन कहा जाता है, और जो अंदर का लेयर होता है, ठीक है, उन्हें हम एंटाइन कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर हैं, 2 लेयर वाल है। आउटर लेयर को एक्साइन और अंदर वाले लेयर को एंटाइन कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्साइन की बात करते हैं। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो आउटर लेयर जो कि काफ़ी हार्ड है, मजबूत है, जिसे हम एक्साइन कह रहे हैं, वह स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन जो है अभी तक ज्ञात सबसे अधिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। सबसे अधिक रेजिस्टेंस मतलब यह न तो किसी एसिड के द्वारा, न तो फिर अदर एक्टिविटी के द्वारा, उसको एंजाइम्स के द्वारा इसको गलाया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। तो अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जिससे स्पोरोपोलेनिन केमिकल को तोड़ा जा सके, एंजाइम वो तोड़ सके। तो यह क्या है, स्पोरोपोलेनिन जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है नोन। तो स्पोरोपोलेनिन से बनी है इसकी आउटर वॉल जो काफ़ी हार्ड है, जो सर्वाधिक ज्ञात रेजिस्टेंट कार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। और यह इसकी प्रॉपर्टी है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर,
एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। तो इस पर हाई टेम्परेचर का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं है, उनका भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनका भी यह सामना कर लेता है। स्पोरोपोलिन जो कि पोलन ग्रेन की आउटर लेयर बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जिन्हें एक्जाइन कहते हैं, यह हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली को झेल जाता है, उसके, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, गला सके, तोड़ सके। तो आप देख रहे हो कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वह सामान्यतः स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोली होते हैं, जिनका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, इनमें जो है स्पष्ट रूप से 2 लेयर्ड वाल होती है। जो बाहरी वाल होती है वह एक्साइन कहलाता है, ठीक है, जो स्पोरोपोलिन से बना होता है। और यह स्पोरोपोलिन सर्वाधिक ज्ञात रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। यह हाई टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेस का सामना कर सकता है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम का पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, तोड़ सके। ठीक है, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज prominent apertures called germ pore where sporopollen is absent। अब आप देख रहे हो कि जो पोलन ग्रेन है उसमें एक जगह ऐसा है जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, और वहीं से जर्म पोर, उसी जगह को क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के एक्साइन में एक स्पष्ट पोर होता है, होल होता है, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, और जहां पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। तो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज अब्सेंट। तो आप देख रहे हो कि पोलन ग्रेन के एक्साइन में स्पष्ट पोर होते हैं जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल। पोलन ग्रेन को फॉसिल की तरह बहुत अच्छे से, ठीक है, संरक्षित होते हैं, स्टोर होते हैं। जिस तरह से फॉसिल्स जो हैं प्रिजर्व होते हैं, उसी तरह से पोलन ग्रेन भी अच्छे से प्रिजर्व होते हैं। तो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल। ठीक है, पोलन ग्रेन अच्छे तरीके से प्रिजर्व होते हैं जैसे कि फॉसिल प्रिजर्व होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन होने की वजह से पोलन ग्रेन जो हैं फॉसिल की तरह प्रिजर्व होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। तो आप देख रहे हो कि जो एक्साइन में जो पैटर्न है, एक्साइन जो बाह्य लेयर है, उनमें डिजाइन दिखाई देता है, वो काफी आकर्षक होते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट ऑफ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। एक्साइन जो हैं वे, उनका पैटर्न जो होता है, डिजाइन जो होता है, वो काफी फैसिनेटिंग होता है, काफी आकर्षक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक्साइन में प्रतिमानों और डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी, ठीक है, प्रदर्शित की गई है, जिसको आप फिगर 1.4 में देख सकते हैं। यहाँ पे
आउटर लेयर जो कि एक्साइन है यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि एक काफ़ी आकर्षक डिजाइन के रूप में दिख रही है। तो द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। एक्साइन जो है पैटर्न और डिजाइन के रूप में एक फैसिनेटिंग एरे को एग्जिबिट करता है, दिखाता है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? ठीक है, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं कि एक्साइन जो है कठोर होना चाहिए? वाई डू यू थिंक एक्साइन शुड बी हार्ड? ठीक है, आप जो है ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक्साइन हार्ड होना चाहिए? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर के फंक्शन क्या हैं? तो यहाँ क्वेश्चन है कि आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, एक्साइन कठोर होना चाहिए? जर्म पोर के क्या कार्य हैं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सोच लें। द एक्साइन द आउटर लेयर ऑफ ए पॉलन ग्रेन। एक्साइन क्या है? एक्साइन जो है पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर है। द एक्साइन द आउटर लेयर ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज हार्ड टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट जेनेटिक मटेरियल इनसाइड फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और उस जेनेटिक मटेरियल को हार्श एनवायरनमेंट से बचाना है। इसलिए जो है एक्साइन को हार्ड होना चाहिए। द एक्साइन द आउटर लेयर ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज हार्ड टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट जेनेटिक मटेरियल इनसाइड फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन, ensuring its survival and successful dispersal। ठीक है, इससे यह निश्चित हो सके उनका सर्वाइवल और उनका सक्सेसफुल डिस्पर्सल हो सके, वह सक्सेस रूप से बिखर सकें। इसलिए जो है एक्साइन को हार्ड होना चाहिए। ठीक है, एक्साइन को हार्ड क्यों होना चाहिए? एक्साइन को हार्ड इसलिए होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिन्हें हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि वह सक्सेसफुल तरीके से डिस्पर्स हो सकें। तो द एक्साइन मीन्स द आउटर लेयर ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज हार्ड टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट जेनेटिक मटेरियल इनसाइड फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, इंश्योरिंग इट्स सर्वाइवल एंड सक्सेसफुल डिस्पर्सल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर के फंक्शन क्या हैं? ठीक है, तो द जर्म पोर इज ए पॉलन ग्रेन फंक्शन एज एन ओपनिंग थ्रू विच द पॉलन ट्यूब ग्रो। ठीक है, तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। जर्म पोर से ही क्या ग्रो करता है? पॉलन ट्यूब। और उस पॉलन ट्यूब के रास्ते से ही मेल गैमीट जो है आगे बढ़ता है। तो द जर्म पोर इन ए पॉलन ग्रेन फंक्शंस एज एन ओपनिंग थ्रू विच द पॉलन ट्यूब ग्रो आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बनेंगे जर्मिनेशन के दौरान। दिस ट्यूब इज इसेंशियल फॉर डिलीवरिंग द मेल गैमीट टू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। यह ट्यूब जो है मेल गैमीट को ओव्यूल तक पहुंचाने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। इसेंशियली द जर्म पोर फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन बाय इनेबलिंग द स्पर्म टू ट्रेवल फ्रॉम द पॉलन ग्रेन टू द एग सेल। ठीक है, तो इसी के थ्रू पॉलन ग्रेन जो है एग सेल तक पहुंचता है। तो जर्म पोर का क्या फंक्शन है इसके बारे में हमने बताया आपको। ठीक है, देखें ध्यान से, जर्म पोर का फंक्शन। द जर्म पोर
in a pollen grain function as an opening through which the pollen tube grow out during germination. जर्म पोर से ही जर्मिनेशन के दौरान आउटग्रोथ निकलता है, पॉलन ट्यूब बनता है, और उसी ट्यूब के अंदर दिस ट्यूब इज इसेंशियल फॉर डिलीवरिंग द मेल गैमीट टू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन. इसी ट्यूब से मेल गैमीट्स जो हैं डिलीवर होते हैं ओव्यूल तक फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है. इसेंशियली द जर्म पोर फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन. ठीक है. यह प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल हैं जर्म पोर. इसेंशियली द जर्म पोर फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन बाय एनेबलिंग द स्पोर टू ट्रेवल फ्रॉम पॉलन ग्रेन टू एग सेल, जिससे स्पर्म जो है वह ट्रेवल कर सके पॉलन ग्रेन से एग सेल तक. इसलिए जर्म पोर का होना जरूरी है, क्योंकि जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब बनता है और पॉलन ट्यूब से ही होकर मेल गैमीट्स जो है ओव्यूल तक पहुंचता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा. जर्म पोर फैसिलिटी देता है प्रोसेस ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन बाय एनेबलिंग द स्पर्म टू ट्रेवल फ्रॉम पॉलन ग्रेन टू द एग सेल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर. आगे देखते हैं. अब बात करते हैं हम लोग इनर सेल की. आउटर जो लेयर था, आउटर लेयर की जो जिसे हम एक्साइन कहते थे, उसके बारे में आप जान चुके हैं. अब हम लोग इनर वॉल की बात करेंगे, पॉलन ग्रेन के इनर वॉल जिसे हम इंटाइन कहते हैं. तो द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन. ठीक है. पॉलन ग्रेन का जो इनर वॉल है जिसे हम इंटाइन कहेंगे, इट इज अ थीन, यह पतला होता है, एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. ठीक है. और यह एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है. ठीक है. तो पॉलन ग्रेन का जो इंटरनल लेयर है, इनर वॉल है, उसे हम एंटाइन कहते हैं, और यह पतला कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है. अभी आपने देखा जो आउटर लेयर है जिसे हम एक्साइन कहते थे, वह स्पोरोपोलेनिन से बना था, लेकिन जो इनर वॉल है पॉलन ग्रेन का जिसे हम एंटाइन कह रहे हैं, यह पतला है, थीन है, एक्साइन हार्ड था, इंटाइन थीन है, कॉन्टिन्यूअस लेयर के रूप में है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बना है. ठीक. द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आप देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है. पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है. द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पॉलन ग्रेन के जो साइटोप्लाज्म है वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है. ठीक. व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल. पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल्स होते हैं. व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल. पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तब उसमें 2 सेल पाए जाते हैं, 2 सेल. एक को कहते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव सेल. When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and a generative cell. फिगर 1.5b. ठीक है. अब आप फिगर देखें. यह फिगर है आपका 1.5a. इन लार्ज व्यू ऑफ ए पॉलन ग्रेन टेट्राड. बी है स्टेजेज. ठीक है. स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू ए पॉलन ग्रेन. ठीक है. तो पहला फिगर आप देखें ए वाला फिगर, यह एक इनलार्ज व्यू है
पॉलन ग्रेन टेट्राड का। पॉलन ग्रेन टेट्राड का एक इनलार्ज व्यू आप देख रहे हैं। इसके बाद जो बी फिगर है, इसमें आप माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू ए पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर जो है वह मैच्योर होके पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, यह देखें पॉलन ग्रेन जिसके 2 लेयर होते हैं, बाहर को एक्साइन कहते हैं और अंदर वाले को इंटाइन कहते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो इसके साइटोप्लाज्म को बाउंडेड किया रहता है, घेरे रहता है, और इसमें आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस भी है। जब यह पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, डेवलप होता है, तो इसमें वैक्यूल क्रिएट हो जाते हैं। उतने रफ्तार से साइटोप्लाज्म नहीं बन पाता है जितने रफ्तार से सेल डेवलप होता है, तो कुछ स्पेस रह जाते हैं जिन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में वैक्यूल्स बन गए हैं और न्यूक्लियस है। ठीक, फिर इसमें जो है आगे डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, और एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहे हैं। वैक्यूल्स जो हैं आपस में मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बना दे रहे हैं, यह साइटोप्लाज्म है। और डेवलपमेंट होने के बाद एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में आपको 2 तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देख रहे हो वेजिटेटिव सेल और नीचे की तरफ आप देख रहे हो जनरेटिव सेल। ठीक है, तो व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल, द वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स जो होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है, बिगर होता है। जैसा फिगर में आप देख रहे हो, वेजिटेटिव सेल कैसे होते हैं, बिगर होते हैं। देखें ध्यान से, देखें, the vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus। वेजिटेटिव सेल बिगर है, बड़ा है, ठीक है, जिसमें फूड रिजर्व जो है अधिक मात्रा में है और एक लार्ज न्यूक्लियस है, एक लार्ज न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, पर्याप्त मात्रा में इसके पास फूड रिजर्व है, एंड ए लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और एक लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस भी है इसके पास। इसकी बात करते हैं जनरेटिव सेल की। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल कैसा दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. ठीक है, तो जनरेटिव सेल स्मॉल होते हैं और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इट इज स्पंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। ठीक है, शेप कैसा होता है इसका, जनरेटिव सेल का, ठीक है, इट इज स्पिंडल शेप। जनरेटिव सेल कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। ठीक है, इसके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वह डेंस होता है, घना साइटोप्लाज्म होता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, और एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैच्योर पॉलन ग्रेन के पास 2 टाइप के सेल हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर है, जिसके पास फूड रिजर्व पर्याप्त मात्रा में है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है।
जबकि जनरेटिव सेल जो है स्मॉल है, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इसका शेप की बात की जाए वेजिटेटिव सेल का, जनरेटिव सेल का, तो यह स्पिंडल शेप का है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस है, गाढ़ा है, और उसके पास एक न्यूक्लियस है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन आर सेड एट दिस टू सेल स्टेज। पॉलन ग्रेन जो है इसी टू सेल स्टेज में सेड हो जाता है, झड़ जाता है, बिखर जाता है, ठीक है, एंथर से निकल जाता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। तो आप देख रहे हो कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो है इसी टू सेल्ड स्टेज में झड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। बाकी 40% का क्या होता है एंजियोस्पर्म में? 60% में तो इसी रूप में निकल जाते हैं टू सेल स्टेज में। बाकी 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल्ड स्टेज में सेड होता है, झड़ते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, दैट इज 40% ऑफ एंजियोस्पर्म, द जनरेटिव सेल डिवाइड। जनरेटिव सेल जो है वह डिवाइड होता है। जनरेटिव सेल डिवाइड मिटोटेकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट। जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट पैदा करती है, दो मेल गैमीट बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलन ग्रेन जो है थ्री सेल्ड स्टेज में सेड होता है। तो इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड मिटोटेकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेड। थ्री सेल्ड स्टेज इसको कहेंगे, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन का जनरेटिव सेल डिवाइड होके टू मेल गैमीट बनाता है, और पॉलन ग्रेन जो है थ्री सेल्ड स्टेज में सेड होते हैं, झड़ते हैं। तो आपने देखा कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में दो सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की बात की जाए तो यह बड़ी होती है, इसमें प्रचुर खाद्य भंडार और एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। जबकि जनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, और यह वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, ठीक है। जनरेटिव सेल जो है वह स्पिंडल शेप होती हैं। जनरेटिव सेल जो है किस शेप की होती हैं? स्पिंडल सेल शेप की होती हैं। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। 60% से अधिक, 60% से अधिक, इन ओवर 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन इसी टू सेल स्टेज में झड़ते हैं, बिखरते हैं। और शेष जो स्पीसीज हैं उनमें जनरेटिव सेल्स, ठीक है, मिटोटेकली डिवीजन द्वारा विभक्त होके, ठीक है, टू मेल गैमीट बनाते हैं, और ये थ्री सेल्ड स्टेज में, ठीक है, झड़ते हैं, सेड होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, ठीक है। तो बहुत सारे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन जो हैं गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, ठीक है, ब्रोंकस में एफ्लेक्शन पैदा करते हैं, संवेदना पैदा करते हैं कुछ लोगों में। ऑफ्टन लीडिंग टू अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और इनकी वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे कि आगे चल के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इटिस। तो आप देख रहे हैं जो पॉलन ग्रेन हैं, तो कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जो सीवियर एलर्जी पैदा करते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी
and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. अनेक स्पीसीज के पॉलन ग्रेन कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि के रूप में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, यह एलर्जी की वजह से। इट मे बी मेंशन दैट, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यह बताना जरूरी है आपको कि पार्थिनियम आर कैरेट ग्रास, पार्थिनियम जिसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट। जो विदेशों से वीट आया है, विदेशों से इंडिया में जो गेहूं आई है, उस गेहूं के साथ, उस वीट के साथ पार्थेनियम भी आ गया है, जिसे आप कैरेट ग्रास कहते हैं। हैज बिकम अबिक्वेटस इन ऑकरेंस एंड काज पॉलन एलर्जी। ठीक है, वह बहुत तेजी से फैला है और जिसका पॉलन जो है एलर्जी पैदा करता है। ठीक है, तो यह बताया जा सकता है कि भारत में इंपोर्टेड वीट के साथ आने वाला कैरेट ग्रास जो है, पार्थेनियम जो है, की उपस्थिति अब सर्वव्यापक हो गई है, हर जगह यह दिख जा रहा है। अभी क्वेटस सर्वव्यापक हो गया है, जिसके पॉलन ग्रेन जो हैं एलर्जी कारक हैं। पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास जो हैं, इनका पॉलन ग्रेन जो है एलर्जी करता है, जो कि इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया में आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन जो है न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट से भरे हुए हैं। इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर। ठीक है, हाल ही के कुछ वर्षों में अब यह फैशन हो गया है कि टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। लोग पॉलन टैबलेट्स को फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, यह बी पॉलन है, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, 30 टैबलेट्स का स्ट्रिप्स है। नेचुरल बी कलेक्टेड पॉलन इन टाइनी गोल्डन पॉट्स और नेचुरल फूड फ्रॉम हनीबीज। तो अब यह फैशन है कि हाल ही के वर्षों में लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में पॉलन टैबलेट्स को खा रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि पॉलन सिरप भी हैं, बी पॉलन क्रीम, द एनर्जी शेक, बी पॉलन। ठीक है, तो अलग अलग पॉलन प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको जो है लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन में न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त मात्रा होती है। Pollen grain are rich in nutrients. It has become a fashion in recent year to use pollen tablet as food supplement. In Western country, a large number of pollen product in the form of tablet and syrup are available in market. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे एक बड़ी मात्रा में पॉलन प्रोडक्ट जो हैं टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध हैं। पॉलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम। ठीक है, जो पॉलन को यूज करता है, जो पॉलन को कंज्यूम करता है, वे बताते हैं कि इससे पॉलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है, इसको यूज करने से एथलीट्स के परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज करता है, और जो रेस हॉर्सेस होते हैं, दौड़ने वाले घोड़े होते हैं,
उनके भी परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। तो आप देख रहे हो कि पॉलन जो हैं वे न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में, टैबलेट्स के रूप में लेने का प्रचलन बढ़ा है। जो वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ भारी मात्रा में पॉलन प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स और सिरप के रूप में मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो पॉलन को कंज्यूम करते हैं उनका यह दावा है कि यह एथलीट्स और जो रेसिंग वाले हॉर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस को वृद्धि करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखें। When once they are said, ठीक है, जब एक बार पॉलन ग्रेन जो हैं सेड कर जाते हैं, एंथर से बाहर निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं और स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। पॉलन ग्रेन से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उनका यही टारगेट होता है कि वह स्टिग्मा पे पहुंचे। When once they are said, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they had to bring about fertilization। ठीक है, पराग कण पॉलन ग्रेन जब एक बार सेड होते हैं तो वे अपनी वियाबिलिटी, जीवन क्षमता होने से पहले स्टिग्मा पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यक हुई तो फर्टिलाइजेशन करते हैं। When once they are said, pollen grain have to land on stigma before they lose viability। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अपनी वियाबिलिटी को लॉस करने से पहले, अपनी जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता को खत्म करने से पहले पॉलन ग्रेन जो हैं स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं। और अगर आवश्यक हुआ तो फर्टिलाइजेशन करते हैं, इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो व्हेन वंस दे आर सेड, पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वियाबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन जब एक बार झड़ते हैं, सेड होते हैं, तो ये अपनी जीवन क्षमता, वियाबिलिटी, अंकुर क्षमता खोने से पहले स्टिग्मा पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिमेन वियाबिलिटी? आपके विचार से पॉलन ग्रेन में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? पॉलन ग्रेन जो हैं कितने समय तक जिंदा रहते हैं, उनमें जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वियाबिलिटी? ठीक है, आपके विचार से पॉलन ग्रेन में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वियाबल इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि पॉलन ग्रेन्स के जीवन क्षमता का जो टाइम पीरियड है वह वियाबल है, वह परिवर्तित होता रहता है। अलग अलग पॉलन ग्रेन्स के जीवन क्षमता का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वियाबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ एक्सटेंट जो हैं, कुछ पॉलन ग्रेन जो हैं वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशन पे। वे कंडीशन होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे हैं कि अगर उनको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल गई तो तुरंत जो है 30 मिनट्स के अंदर जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, और कुछ जो हैं काफ़ी लंबे समय तक उसी तरह पड़े रहेंगे।
तो द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वियाबल इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, कौन सा पॉलन ग्रेन कितने समय तक वियाबल रहता है, जीवनक्षम रहता है, बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बहुत हद तक यह उपस्थित टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, ठीक है, कुछ सीरियल्स हैं जैसे कि राइस व्हीट में पॉलन ग्रेन लॉस वियाबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। ठीक है, कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस एंड व्हीट में पॉलन ग्रेन अपने जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि सीरियल्स हैं राइस और व्हीट, इनके जो पॉलन ग्रेन हैं वे अपने वियाबिलिटी को, अपने जीवन क्षमता को 30 मिनट के अंदर ही रिलीज होने के बाद लॉस कर देते हैं, अगर उन्हें कंडीशन अवेलेबल हो गया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल गई। एंड इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, और कुछ रोजेसी के मेंबर ऐसे हैं, लेगुमिनेसी के, सोलेनेसी के, दे मेंटेन वियाबिलिटी फॉर मंथ, वे कई महीनों तक अपने जीवन क्षमता को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी आदि के कुछ मेंबर्स में पॉलन ग्रेन के जो वियाबिलिटी होती है, जीवन क्षमता जो होती है, वो महीनों तक बनी रहती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आपने शायद सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ह्यूमन के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स के सीमेन को, स्पर्म को स्टोर किया जाता है। ठीक है, यू मे हैव हर्ड द स्टोरिंग सीमेन स्पर्म इन मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम निषेचन के लिए ह्यूमन के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स का स्पर्म और सीमन को स्टोर किया जाता है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन, उसी तरह से पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करना संभव है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। तो बहुत से स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में कई वर्षों तक स्टोर करना संभव है। लिक्विड नाइट्रोजन जहां का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि मेनी स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में हम कई वर्षों तक स्टोर करना संभव है। सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज एज पॉलन बैंक। इस प्रकार से स्टोर पॉलन का यूज जो है हम पॉलन बैंक की तरह कर सकते हैं, जैसे सीड बैंक से सीड का यूज करते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जिस तरह से सीड बैंक से सीड का यूज करते हैं, उसी तरह पॉलन बैंक से हम पॉलन का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टोर पॉलन ग्रेन का प्रयोग सीड बैंक की तरह पॉलन बैंक के रूप में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन था, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वियाबिलिटी, आपके विचार से पॉलन ग्रेन में जीवन क्षमता, वियाबिलिटी कितने समय तक रहती है? तो कौन सा पॉलन ग्रेन कितने समय तक वियाबल रहेगा, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती, बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। कुछ सीरियल्स जैसे कि व्हीट हैं, राइस हैं, उनके पॉलेंस जो होते हैं अपनी वियाबिलिटी बहुत ही जल्द 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी,
आज के मेंबर्स के पॉलन ग्रेन में वायबिलिटी जो है महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ह्यूमन के साथ साथ बहुत से एनिमल्स के सीमेन स्पर्म को स्टोर किया जाता है। बहुत से स्पीसीज के पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन में कई वर्षों तक स्टोर करना संभव है, -196 डिग्री सेल्सियस पे। इस प्रकार से स्टोर पॉलन का यूज जो है, ठीक है, सीड बैंक की तरह पॉलन बैंक के रूप में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह थे डिटेल अबाउट पॉलन ग्रेन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग ओव्यूल के बारे में बात करेंगे, मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में। थैंक यू।